जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु के बारे में। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में महर्षि कणाद ने बताया था। इसके बाद अगली हेडिंग है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक के संयोग के नियम में हम तत्वों के परमाणुओं की अभिक्रिया होने की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं और ये पता करते हैं कि वो तत्व का परमाणु रासायनिक अपक्रिया करेगा या नहीं करेगा। ये रासायनिक अपक्रियाएं कुछ सामान्य नियमों का पालन करती हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। वैसे तो रासायनिक संयोग के कुल 5 नियम हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 नियमों का अध्ययन करना है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, चौथा है गुणित अनुपात का नियम और पांचवा है गेलू-शाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। आपके सिलेबस के लिए केवल 2 नियम द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम और स्थिर अनुपात का नियम दिया हुआ है। तो हम पहले बात कर लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि द्रव्य की अविनाशिता, अविनाशिता का मतलब जिसका विनाश न किया जा सके, अर्थात इस नियम के अनुसार हमें ये पता चलेगा कि द्रव्य अविनाशी है। इस नियम के बारे में सबसे पहले लेवाशिए ने बताया। इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, अर्थात द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे नीचे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सहायता से अमोनिया बनने की विधि। तो यहाँ पे अगर हम अभिकारक, जो तीर के बाईं तरफ लिखा होता है वो हमारा अभिकारक होता है और तीर के जो दाहिनी तरफ लिखा है, एरो के दाहिनी तरफ, वो उत्पाद होता है। इक्वेशन यानी ये समीकरण हमारा बैलेंस है। एक नाइट्रोजन का अणु है और 3 हाइड्रोजन का अणु है, 2 अणु अमोनिया बन रहा है। अगर हम अभिकारक के वजन की बात करें तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन का भार अगर हम निकालेंगे तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 है, तो 2 × 14 प्लस 3 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है, जबकि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो टोटल भार कितना हो जाएगा, 6। तो यानी अभिकारक का वजन हो गया 34 ग्राम। इसी तरह से जब हम उत्पाद के द्रव्यमान को काउंट करेंगे तो वो आएगा 34 ग्राम। तो कहने का मतलब अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है, यानी द्रव्य संरक्षित रहा, यानी द्रव्यमान का संरक्षण रहा। से अब हम इसका मतलब है कि द्रव्य का कभी विनाश ही नहीं किया जा सकता और ये जो द्रव्य का विनाश होता है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, E = mc²। द्वितीय नियम की हम बात करें, स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन प्राउस नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने ये बताया कि कोई भी यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया जाए अथवा किसी स्रोत से प्राप्त किया जाए, तत्व के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। यानी उनके जो रेशियो होते हैं, खास करके चाहे वो भारात्मक अनुपात हों या आयतनात्मक अनुपात हों, वो फिक्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, जैसे H2O है तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, यानी इनका आयतनात्मक अनुपात 2:1 है। इसी तरह से भारात्मक अनुपात की बात करेंगे तो इनके द्रव्यमान संख्या को हम कंसीडर करेंगे। हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान संख्या 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पे इनका अनुपात 1:8 है। कार्बन डाइऑक्साइड का इसी तरह से देखेंगे, आयतनात्मक में 1:2 और भारात्मक में ये 12:32 या 3:8 है। इसी प्रकार अन्य तत्वों के अनुपात उनके यौगिकों में दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में, 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणुओं की व्याख्या करने से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के
परिकल्पनाओं के बारे में नहीं लिखा गया है। डाल्टन ने बताया था, मैं बताया था कि परमाणु क्या होते हैं, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो गुणों में समान नहीं होते। लेकिन जब बाद में समस्थानिक और समभारिक की खोज हुई तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का खंडन हुआ। अगले हेडिंग हम बात कर लें तत्वों के प्रतीक यानी सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। किसी तत्व के पूर्ण नाम के संक्षिप्त रूप को उस तत्व का क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। प्राचीन काल में यूनानी वैज्ञानिकों ने तत्वों को संक्षिप्त रूप से निरूपित करने के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग में यूज किए थे। उन चिन्हों को यहाँ पे दिखाया गया है। ये चिन्ह पहले यूज किए जाते थे, आज के समय में इनका कोई उपयोग नहीं है। जैसे आप यहाँ देखेंगे लोहा, पारा, सोना, चांदी, तांबा, गंधक, टीन, लेड का सिंबल दिखाया गया है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। जैसे जैसे तत्वों के आविष्कार होते गए चिन्ह पद्धति का प्रयोग करने में तथा चिन्हों को याद करने में कठिनाई हो गई क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा होती गई। तो तत्वों के नाम लिखने की जो वर्तमान पद्धति है वो जे बर्जेलियस ने सन 1814 में प्रस्तुत की। इस प्रणाली के अनुसार पहला नंबर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आयोडीन को उनके नाम के पहले अक्षर HOI से प्रकट किया गया है। सोडियम, आयरन, कैल्शियम, कॉपर के पहले दो अक्षरों जैसे क्रमशः NaFe, Ca और Cu से प्रकट किया जाता है। कुछ तत्वों के नाम उनके लैटिन नामों के आधार पर रखे गए, जैसे सोडियम का नाइट्रियम, पोटेशियम का कालियम, सिल्वर का अर्जेंटेनम, गोल्ड का ऑरम, टीन का स्टेनम। अब हम बात करते हैं परमाणु भार की। परमाणु भार की डिफिनीशन होती है किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन परमाणु की 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। परमाणु भार लगभग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। जैसे परमाणु भार आपका दिया रहेगा 12, जैसे कार्बन के परमाणु भार की अगर हम बात करें तो लिखा रहेगा 12.002, जबकि द्रव्यमान संख्या उसकी 12 होती है। द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्ण डिजिट होती है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यदि किसी परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 16 होता है। अगर हम इसे ग्राम में व्यक्त करेंगे तो इसे लिखेंगे 16 ग्राम। अणु। परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण होता है, यानी छोटे छोटे परमाणु जो आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। परमाणु और अणु में अंतर। परमाणु किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण हैं और अणु का निर्माण परमाणु से होता है। परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है जबकि अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। सीधी सी बात है कि जो रासायनिक अपक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा तो वो व्यस्त रहेगा, यानी वो फ्री नहीं रहेगा, जो की कंडीशन परमाणु की है। जबकि अणु क्या है, अणु फ्री अवस्था में रहता है क्योंकि वो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर HCl ब्रैकेट में G लिखा रहे तो उससे हम हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ते हैं। अगर HClAQ लिखा रहे तो उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं। AQ का मतलब एक्वस। अब अगली बात हम करते हैं अणुओं के प्रकार की। अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला है समपरमाणुक अणु। वे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें समपरमाणुक अणु कहते हैं। एक ही प्रकार के, जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण किए, नाइट्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु यानी Cl2, ऑक्सीजन के 3 परमाणु ना जिसे ओजोन कहते हैं, फास्फोरस के 4 परमाणु, सल्फर के 8 परमाणु मिलकर के समपरमाणु का अणु बनाते हैं। विषम परमाणु का अणु। ऐसे अणु जो अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों,
जिस जो अलग अलग परमाणु से हों, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग तत्व। नाइट्रिक अम्ल लिखा गया तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग तत्व हैं। आयन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होने के कारण ये मजबूती से जुड़े रहते हैं। मजबूती से जुड़े रहने का मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है। इन आवेशित कणों को ही हम आयन कहते हैं। ऋण आवेशित कण को ऋणायन तथा धन आवेशित कण को धनायन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये ब्रेक होने पर Na+ और Cl-, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर माइनस चार्ज है। इसी तरह से KCl की बात करें तो K पर प्लस का चार्ज, Cl पर माइनस का। अगली हेडिंग है संयोजकता। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। नीचे लिखा गया निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम का सिंबल K होता है, क्लोराइड का Cl- होता है। जब इन दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा KCl। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, यहाँ गलत लिखा हुआ है क्लोराइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होना चाहिए। ये यहाँ पे क्लोराइड लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसे आप सल्फाइड बना लीजिएगा। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा ये सल्फाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। इसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। आगे हम बात करें कुछ प्रमुख यौगिकों के बारे में, प्रमुख यौगिकों के सूत्र एवं उनके नाम के बारे में। जैसे साधारण नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर का सूत्र है NaHCO3। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो Na2H2O3। ग्लब्बर साल्ट Na2SO4 × 10H2O। कास्टिक सोडा का NaOH। इसी तरह से कास्टिक पोटास KOH। कली चूना बिना बुझा या अनबुझा चूना CaO। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। संगमरमर चाक मार्बल या चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का अम्ल की बात करें तो HCl, यहाँ पे L आप लिख लेंगे, ये छूट गया है HCl। ठीक है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HN या सोरे का अम्ल भी बोलते हैं HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस N2O। आर्सेनियस ऑक्साइड H2O3। फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। ट्राइपेलम्बिक टेट्रा ऑक्साइड या शीश सिंदूर यानी जो सिंदूर लगाने वाला होता है उसका फार्मूला होता है Pb3O4। लेड मोनोऑक्साइड या लिथार्ज जिसका फार्मूला PbO होता है। ओटिंग स्याही या सिल्वर नाइट्रेट फार्मूला AgNO3। नीला थोथा या तूतिया कॉपर सल्फेट × 5H2O। फिलास्फर वूल या जिंक ऑक्साइड ZnO। कैलोमल Hg2Cl2। कोरोसिव सब्लिमेट ये मर्क्यूरस क्लोराइड है कैलोमल, और कोरोसिव सब्लिमेट को मर्क्यूरी क्लोराइड बोलते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। हरा कशिश या हरा थोथा FeSO4 × 7H2O। सफ़ेद थोथे की बात करें तो ZnSO4 × 7H2O। मुहर लवण FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस × SO4 × 6H2O। अणुभार अणुभार किसी तत्व के या यौगिक से एक अणु के द्रव्यमान से संबंधित एक संख्या है। किसी तत्व या यौगिक का अणुभार उस तत्व या यौगिक के अणुभार का औसत भार अपान कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणे
ये फार्मूला थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसे मत याद करिएगा। यदि किसी तत्व या यौगिक के अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं जिनका अणुभार निकाला गया है। अगर आपको द्रव्यमान संख्याएं याद हैं तो आपको अणुभार निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे CH4 है तो कार्बन का एक कार्बन परमाणु है तो 1 × 12 + 4 × 1 करेंगे तो वो 16 आ जाएगा। इसी तरह से जल का 2 × 1 + 1 × 16 यानी 18। इसी तरह से और भी जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उदाहरण, इनको आप देख लीजिएगा। आगे जैसे एक क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड तथा हारा कशिश के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। सेम इसी तरह से Fe का 56 हो जाएगा, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 और 7 जल के मॉलिक्यूल हैं यानी अणु हैं तो 7 × 18 कर देंगे और इनको जोड़ने पर ये 278 आएगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल अवधारणा। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। इसी संख्या को एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, जिसे हम Na से लिखते हैं यानी अवोगाड्रो संख्या। किसी भी प्रकार के कण की जगह पे आपका परमाणु, अणु, मूलक, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है। अगर हमें मोलों की संख्या निकालना है तो फार्मूला होता है दिए गए कणों की संख्या बटे 6.022 × 10⁻23। दूसरा फार्मूला मोलों की संख्या के लिए है कि पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। जैसे अब अगले कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन है 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। अब यहाँ 52 ग्राम यानी उसका भार दिया हुआ है। अब हमें पता है कि हीलियम का क्या होता है 2He4 यानी हीलियम का जो अणुभार होता है वो 4 होता है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए ऊपर दिया हुआ फार्मूला क्या था आपका, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का भार कितना दिया 52 ग्राम और हीलियम का द्रव्यमान संख्या कितना 4 ग्राम, तो 4 है तो 4 से भाग देंगे तो हमें मोलों की संख्या 13 मिलेगी यानी 13 ग्राम हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या से मोलों को प्राप्त कीजिए। तो जो पहला वाला फार्मूला हमने पढ़ा था कि दिए गए कणों की संख्या में अगर हम 6.022 × 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या होगा, मोलों की संख्या मिलेगी। यानी ये वाले फार्मूले को हमें यूज करना है। तो आप यहाँ पे जब तो यहाँ हमें हीलियम परमाणुओं की संख्या दी हुई है 12.044 × 10⁻23। जब हम इसे मोलों की संख्या ये 6.022 × 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और हमें 2 मोल प्राप्त होंगे। आंकिक प्रश्न की बात करें, जैसे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि एक प्रयोग में 0.240 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने पर 0.400 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। दूसरे प्रयोग में 0.105 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने पर 0.175 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इन आंकड़ों से स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। स्थिर अनुपात के नियम का क्या कहता है, स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी यौगिक किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए उनके अवयवी तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। तो हम देख लेते हैं पहली विधि से। तो पहली अब क्रिया में रिएक्शन वही है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब हमको मैग्नीशियम का भार दे रखा है 0.240 और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है पहली अब क्रिया से 0.400। हम इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो यहाँ पे आया 3/2। इसी तरह से जब हम दूसरी अब क्रिया के लिए रेशियो निकालते हैं तो वहाँ पे भी हमें 3/2 आता है। अच्छा, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की मात्रा दी हुई थी तो हम यहाँ से प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम का भार निकाल लेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा हमें प्राप्त हो जाएगी। और जब हम रेशियो निकालेंगे तो दोनों का रेशियो 3/2 आ रहा है जो कि स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड के अणुभार की गणना आप लोग कर लेंगे,
ठीक है। तो आपको पता है कि पोटेशियम का भार कितना है, क्लोरीन का भार और ऑक्सीजन का भार पता है, तो आप इनके अणुभार की गणना कर लेंगे। निम्नलिखित यौगिकों से संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो जैसे Hg2Cl2 लिखा है, तो आपको पता है कि ये जो Cl के पास 2 लिखा है, ये मरकरी की संयोजकता होती है। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो मरकरी की संयोजकता 2 आएगी। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए यहाँ पे CaCl2। अच्छा नहीं, सॉरी, ये कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड लिखा हुआ है, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड लिखा हुआ, कैल्शियम नहीं लिखा हुआ है, तो सही है। यहाँ कोबाल्ट की संयोजकता जो होगी 3 होगी। SnCl4 में, यानी Cl के पास जो 4 लिखा है, ये Sn यानी टिन की वैलेंसी है। इसी तरह से कुछ और भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोजन के 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। आपसे परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या हमको पता है 6.0, जो 022 गुणे 10 की घाते 23 होती है। तो 10 ग्राम में तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की घाते 24 आ जाएगा। 1 ग्राम हीलियम गैस में कितने परमाणु होंगे? तो हमें क्या करेंगे, हीलियम का भार 1 ग्राम दिया है और हीलियम का अणुभार 4 होता है, तो मोलों की संख्या निकालेंगे तो मोल कितने आ जाएंगे, मोल पदार्थ का भार बटे अणुभार 1/4 गुणे 6.22 गुणे 10 की घाते 23 करेंगे तो हमें मोलों की संख्या मिल जाएगी। निम्न में से प्रत्येक के 20 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो सबका भार 20 ग्राम दिया है, सबका अणुभार आप निकाल लीजिए और उस भार में अणुभार से जब हम भाग दे देंगे तो हमें मोलों की संख्या मिल जाएगी। जैसे CH3OH दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम इसका अणुभार निकालेंगे तो 12 + 13 गुणे 1 + 16 + 1 तो 32 हो गया। तो मोलों की संख्या सबके लिए 20 ग्राम दिया है, तो 20/32 करेंगे तो आ जाएगा 0.625। इसी तरह से एसिटिक एसिड का भी आप निकाल लीजिए, C2H5OH का, सबका अणुभार आप कैलकुलेट करके उसके द्रव्यमान संख्या में अणुभार से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोलों की संख्या मिल जाएगी। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। नाइट्रोजन का भार पता है 1.4 ग्राम, नाइट्रोजन का अणुभार कितना 28, N2 लिखते हैं उसको, तो 14 गुणे 2 हो जाएगा तो 28 आएगा। मोलों की संख्या निकालेंगे, नाइट्रोजन का भार है 1.4, भार है 28, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। परमाणुओं की संख्या बराबर होता है मोलों की संख्या गुणो अवोगाड्रो संख्या। मोलों की संख्या 0.05 है। अब इसमें हम अवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 × 10⁻23, तो ये आ जाएगा 3.01 × 10⁻22। आशा है कि आपको ये सब टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।